नमस्कार दोस्तों हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। और मौर्य साम्राज्य में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में, जो उनका प्रशासन था, जो उनका शासनकाल था, वो हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि जो मौर्य काल था या जो मौर्य वंश था या जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसा था। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके प्रशासन से संबंधित बहुत ही सवाल ऐसे पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, पीसीएस में, खंड शिक्षा अधिकारी में, समीक्षा अधिकारी में, यानी प्रशासन से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। और जो इनका केंद्रीय प्रशासन है, चाहे राज्य का प्रशासन हो, तो इनसे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि प्रशासन मौर्य साम्राज्य का इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इसको कवर करना संभव नहीं था, इसलिए हमने इसको दो भागों में विभाजित किया है। ये मौर्य प्रशासन का पहला भाग है, भाग 1 है, जिसमें हम आपको मौर्य शासन का जो केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है और जो नगर प्रशासन है, इन तीन के बारे में आपको हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से केंद्र में और प्रांत में और नगर में प्रशासन था। और इसके अलावा आपका जो सामाजिक, आर्थिक और न्याय और सैन्य प्रशासन, ये चार, और साथ में कला। ठीक है, जो मौर्य काल की कला थी, इसमें इसके लिए हम आपको इसका अगला जो वीडियो होगा तो उसमें सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो मौर्य साम्राज्य है वो दो वीडियो में हम आपको कवर करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इनका मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे जो है आया है। तो आपने पढ़ा था क्या, महाजनपद काल पढ़े थे। ठीक है, और वहां पर महाजनपद पढ़े थे आपने। ठीक है, इसके बाद आपने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था। उस वहीं पर आपने देखा था कि कुछ गणराज्य थे। ठीक है, जैसे कि बज्जी था और भी कई सारे गणराज्य थे। ठीक है, यानी कि उस समय गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि गणतंत्र हुआ करते थे या गणराज्य हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राजा होता था वो पैतृक नहीं होता था, या मतलब राजवंश से संबंधित जरूरी नहीं था कि राजवंश से संबंधित ही हो, इसलिए उनको गणराज्य या फिर गणतंत्र नाम दिया गया था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य आते आते वो गणराज्य वाली व्यवस्था अब राजवंश की व्यवस्था में बदलने लगी, अर्थात गणतंत्रात्मक व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। ठीक है, और मौर्य वंश में पूरी तरह से आप देखेंगे कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही वर्णित है और वही चलन में थी। इसका मतलब यह है कि जो राजा है उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसका पुत्र ही होगा। ठीक है, यानी कि उस घराने से, उस राजवंश से संबंधित ही होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी राजा नहीं बन सकता है। ठीक, चाहे वो भले कोई व्यक्ति योग्य हो लेकिन वो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि राजवंश था, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर प्रचलन में थी। ठीक, इसलिए चंद्रगुप्त पहले शासक था, इसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार बना, फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक बना, यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू उसमें थी। ठीक है, तो और जो इनका जो प्रशासन था, यानी कि जो मौर्यों का प्रशासन था, वो विभिन्न कैटेगरी में, विभिन्न समूहों में बटा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से मौर्य प्रशासन विभिन्न चीजों में, विभिन्न कैटेगरी में बटा हुआ था। तो सबसे ऊपर क्या था, केंद्र था। ठीक है, यानी कि केंद्र, जो पूरा मौर्य क्षेत्र था, पूरा मौर्य साम्राज्य था, वो एक केंद्र के रूप में था। जैसे कि हमारे जो भारत है, ठीक है, तो इंडिया है, ठीक, वो पूरा क्या है, एक केंद्र है। ठीक है, तो हमारी केंद्र सरकार कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, फिर केंद्र क्या है, बहुत सारे राज्यों में या प्रांतों में विभाजित है। ठीक है, फिर राज्य किसमें विभाजित है, मंडलों में, मंडल किसमें है, जिले में विभाजित है। तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था उस समय भी हुआ करती थी कि सबसे ऊपर क्या था, केंद्र था। ठीक है, फिर केंद्र से जो छोटी इकाई थी वो थी प्रांत। ठीक है, या इसको हम कह लेते हैं राज्य। ठीक, ये थी प्रांत। इसके बाद जो प्रांत का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसे हम कहते थे कुमार या आर्यपुत्र। ठीक है, कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। और प्रांत आप ऐसे समझिए कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय वो कहां का राज्यपाल था,
अवंती का राजपाल था। ठीक है, अवंती क्या था, एक प्रांत था। ठीक है, तो उस समय ये जो अशोक था वो कुमार ही था या आर्यपुत्र था, क्योंकि एक प्रांत का वो प्रमुख अधिकारी था अर्थात राजपाल था। ठीक है, तो प्रांत के प्रमुख को क्या कहते हैं, हम कुमार कहते हैं या फिर आर्यपुत्र कहते हैं। ठीक है, फिर प्रांत से छोटी इकाई थी वो थी मंडल। ठीक है, और मंडल के प्रमुख अधिकारी को कहते थे प्रादेशिक या प्रदेशता। क्या कहते थे, प्रादेशिक या प्रदेशता। फिर मंडल से छोटी इकाई थी विषय या आहार। ठीक है, या हम इसी कह सकते हैं जिला। ठीक है, यानी कि जो आज का जिला है वो उस समय विषय या आहार हुआ करता था। ठीक है, और इसके प्रमुख अधिकारी को स्थानिक या विषयपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्थानिक या विषयपति। इसके बाद जो विषय यानी जिले से छोटी इकाई थी वो थी स्थानीय। ठीक है, स्थानीय क्या था, ये 800 ग्रामों का समूह था, यानी कि 800 ग्राम मिल करके जो समूह बनाते थे उसे स्थानीय नाम से जाना जाता था, जो कि जिले से, विषय से या फिर आहार से छोटी इकाई हुआ करती थी। ठीक, इसके बाद स्थानीय से छोटी इकाई थी द्रोणमुख। ठीक है, द्रोणमुख क्या था, ये 400 ग्रामों का समूह था। ठीक है, 400 ग्रामों का ये समूह था जिसे कहते हैं द्रोणमुख। ठीक है, और स्थानीय था 800 ग्रामों का समूह। ठीक है, यानी कि अगर हम दो द्रोणमुख को मिला दे तो एक स्थानीय बन जाता। ठीक है, यहाँ पर 400 ग्राम है, यहाँ पर 800 ग्राम। ठीक है, फिर जो द्रोणमुख से छोटी इकाई थी वो थी खार्टिक। ठीक है, ये 200 ग्रामों का समूह हुआ करता था। ठीक है, जो खार्टिक था वो 200 ग्रामों का समूह करता था, और जो खार्टिक से छोटी इकाई थी वो थी संग्रह। ठीक है, और संग्रह क्या था, ये था 10 ग्रामों का समूह हुआ करता था, और संग्रह के प्रमुख अधिकारी को गोप के नाम से जानते थे। ठीक है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि संग्रह का प्रमुख अधिकारी क्या था, गोप था। ठीक है, और जो संग्रह से छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ठीक है, और ये जो मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भी इसी को कहा गया है, जो ग्राम थी वो सबसे छोटी इकाई थी, और इसके ग्राम के प्रमुख अधिकारी को ग्रामणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन कुछ इस प्रकार से इस हायरार्की बटा हुआ था। सबसे पहले केंद्र, प्रांत, मंडल, विषय, जिला, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्टिक, संग्रह और ग्राम। ठीक है, ये था जो इकाइयों का क्रम, ये सबसे छोटी इकाई और ये सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो केंद्रीय प्रशासन कैसा था। ठीक है, आज हम केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय यानी राज्य प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनका जो केंद्रीय प्रशासन था वो कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, और ये जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है, या यूं कहें जो केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था है, ये भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली मिलती है। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, चाहे वो उत्तर वैदिक हो या फिर हड़प्पा हो, या मतलब जो भी चीज आप इसे पढ़ चुके हैं, कहीं कहीं पर भी अभी तक इस प्रकार की प्रशासन प्रणाली का वर्णन नहीं मिलता है। तो मौर्य जो साम्राज्य था, जो उसका प्रशासन था, उसके प्रशासन की प्रणाली है, ये भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली हुआ करती, जो कि पूरी तरह से व्यवस्थित थी। यानी कि ऐसी जो व्यवस्था है ये अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ रहे हैं। कहां पर पढ़ रहे हैं, मौर्य साम्राज्य में पढ़ रहे हैं या फिर मौर्य प्रशासन में पढ़ रहे हैं। तो ये भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी। ठीक है, और जो प्रशासन का केंद्र बिंदु था वो राजा था। ठीक है, यानी कि राजा के हाथ में सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी राजा निरंकुश नहीं था। इस शब्द याद रखिएगा कि राजा निरंकुश नहीं था, मतलब कि जो मनाए सो करेगा, किसी को दंड दे दिया, किसी को कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, भले ही सारी शक्तियां, सारी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, जो जितनी प्रकार की शक्तियां हैं वो राजा के हाथ में थी, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था कि कुछ भी कर देगा। ठीक है, जैसे आप देखते ना कि उत्तर कोरिया का शासक देखते ना, किम जोंग उन, मतलब कि एकदम से निरंकुश टाइप का है, किसी को भी तुक छोड़ा देता है, किसी को फांसी दे देता है, कुछ भी कर लेता है। तो कैसा, मतलब कि तानाशाह हो गया है, निरंकुश हो गया है। ठीक है, कोई नियम कानून ही नहीं है, जो मर्जी आया वो कर रहा है। लेकिन ये राजा सारा प्रशासन का केंद्र बिंदु होते हुए भी निरंकुश नहीं था। ठीक है, यानी कि जो भी कार्य करता था वो जनता की भलाई के लिए, प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए सारे कार्य करता था। ठीक है, चलिए
तो इस राजा की सहायता के लिए क्या थी, एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में भी होती है, तो उस समय भी हुआ करती थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी, और जो मंत्री परिषद थी उस मंत्री परिषद के जो सदस्यों का चुनाव होता था वो कहां से होता था, अमात्यों में से होता था। ठीक है, अमात्यों में से होता था। एक नया शब्द आया है अमात्य। अमात्य क्या थे, ये थे योग्य अधिकारियों का समूह। ठीक है, यानी जो अधिकारी योग्य थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। ठीक है, जो योग्य थे मतलब कि निपुण थे अपनी कला में, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में निपुण थे, योग्य थे, तो योग्य अधिकारियों के समूह को अमात्य कहा गया है। इन्हीं अमात्यों में से मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। ठीक है, और ये जो चुनाव किया जाता कैसे होता था, उपधा परीक्षण के बाद, यानी कि जो अमात्य थे इसमें से जो मंत्री परिषद के सदस्य चुने जाएंगे उनका उपधा परीक्षण होता था, तो उपधा परीक्षण के बाद ही वो मंत्री परिषद के सदस्य बन पाते थे। और उपधा परीक्षण क्या होता है, इसमें चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी। ठीक है, उपधा परीक्षा क्या थी, चरित्र की भली भांति जांच करना ही उपधा परीक्षण कहलाता था। इसके बाद वो मंत्री परिषद के सदस्य बन पाते थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई राजा के मंत्री परिषद की। ठीक है, अब देखिए इस मंत्री परिषद के सदस्य यानी कि मंत्री हैं, इन मंत्रियों की सहायता के लिए, ठीक है, आइए आपको बताते हैं कि जो कौटिल्य थे, ठीक है, कौटिल्य कौन थे, ये आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी मंत्री थे उसके। ठीक है, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो उसमें जो शीर्षस्थ अधिकारी थे, ठीक है, तो उनको क्या कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। ठीक है, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है जो शीर्षस्थ अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा गया है। ठीक है, और तीर्थ किनको कहा गया, जो मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, यानी तीर्थ किसको कहा गया है, मंत्रियों को ही तीर्थ कहा गया। ठीक है, यानी शीर्षस्थ अधिकारी कौन है, यानी जो अपने विभाग का सबसे उच्च अधिकारी होता था उसे शीर्षस्थ अधिकारी या फिर मंत्री या फिर तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद जो सदस्य थे या मंत्री थे उनको ही तीर्थ कहा गया है। और इस बात का वर्णन कहाँ मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो है जो शीर्षस्थ अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था या मंत्री कहा जाता था। ठीक है, और जो ये शीर्षस्थ अधिकारी थे ये 18, यानी जो संख्या इनकी है वो कितनी थी, 18 थी, यानी कि 18 शीर्षस्थ अधिकारी थे जिनको तीर्थ कहा गया। ठीक है, तो संख्या जरूर 18 थी, 18 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे, यानी कि मंत्री परिषद में 18 प्रकार के मंत्री या तीर्थ हुआ करते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम आपको 18 नहीं बताएंगे, सारी संख्या चूंकि बताना संभव नहीं है और इतनी पूछी भी नहीं जाती है, तो जो परीक्षा में पूछी जाती है जिनके बारे में पूछा जाता है वो आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से तीर्थ हुआ करते थे और उनके संबंधित विभाग कौन से थे। यानी कि तीर्थ मतलब मंत्री से यहाँ पर आप तर्क लगाइएगा। ठीक है, तीर्थ मतलब मंत्री। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द मिलेंगे आपको, एक मंत्री मिलेगा और एक मिलेगा पुरोहित। ठीक है, तो मंत्री और जो पुरोहित थे वो थे, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री था वो राजा की सहायता के लिए था। ठीक है, यानी कि राजा के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो प्रधानमंत्री ही था, जिसको मंत्री या पुरोहित के नाम से जाना जाता। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन था, राजा था। ठीक है, और राजा का किसका नंबर आएगा, तो वो आएगा प्रधानमंत्री का। ठीक है, प्रधानमंत्री का यानी कि मंत्री या पुरोहित का आएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला तीर्थ था वो था समाहर्ता। इसका काम क्या था, ये राजस्व विभाग का अधिकारी था, राजस्व से संबंधित काम करता था। इसके बाद था संनिधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष का अधिकारी था। इसके बाद था प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। आठविक, ये वन विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, और नागरक, ये था नगर का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, यानी जो नगर का प्रमुख अधिकारी होगा वो उसे कहा गया है नागरक। ठीक है, तो इतने आपको हमने बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, फिर से पूछे जाने की संभावना है। बाकी के 18 आप ना तो याद कर पाएंगे और ना ही कभी वो पूछे गए। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो तीर्थ थे या जो शीर्षस्थ अधिकारी थे इनकी संख्या टोटल थी 18, यानी कि यूं कहें कि 18 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे राजा के शासन में।
ठीक है। तो ये जो सिस्टम पूरा था आप देख रहे हैं, ये केंद्रीय प्रशासन था कि सबसे पहले राजा, इसके बाद प्रधानमंत्री और बाकी इसके नीचे कई सारे मंत्री हुआ करते थे जिनको हम तीर्थ कहते थे या फिर शीर्षस्थ अधिकारी कहते थे, जो कि मंत्री परिषद के सदस्य हुआ करते थे। और इनका जो चयन है वो यानी कि उपदा परीक्षण के बाद किया जाता था। कहां से? अमात्यों में से, जो कि योग्य अधिकारियों का समूह हुआ करता था। ये हो गई आपकी पूरी केंद्रीकृत व्यवस्था, ठीक है। अब जो मंत्री थे, ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ, इस बात को यानी कि हम यहां तक भी और पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रीकृत व्यवस्था में इतना है, ठीक है। अब जो मंत्री थे या तीर्थ थे, ठीक है, मंत्री कितने थे? 18 मंत्री थे। तो यहाँ पर देखिए मंत्रियों यानी कि तीर्थों की सहायता के लिए, ठीक है, क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक। अब एक नया शब्द आया है, ठीक है। यहाँ तो आपके मंत्री या तीर्थ हो गए थे या शीर्षस्थ अधिकारी हो गए, ठीक है। अब इन मंत्रियों की सहायता के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे इस समय क्या है, इसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री या राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर वर्तमान व्यवस्था को देखें तो उससे समझने का प्रयास करें कि जो हमारे विभाग का प्रमुख मंत्री है, जिसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, तो उस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री या राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये उप मंत्री और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और उसके निर्देशन में, उसके निरीक्षण में अपना कार्य करते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से वहां पर भी व्यवस्था लागू थी कि जो हमारे मंत्री थे या जो तीर्थ थे, इनकी सहायता के लिए कई सारे अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर उपमंत्री या राज्य मंत्री शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर अध्यक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इन अध्यक्षों की संख्या थी 26, ठीक है। संख्या कितनी थी? 26। टोटल याद रखिएगा, इन अध्यक्षों की संख्या थी 26, ठीक है। और ये मंत्रियों की सहायता के लिए थे और ये जो है मंत्रियों के निरीक्षण में ही कार्य करते थे, ठीक है, यानी कि मंत्रियों के अंडर में रहते थे, ठीक है। तो मंत्री हो गए 18 और उनकी सहायता के लिए अध्यक्ष हो गए 26, ठीक है। फिर से आपको हम पूरे 26 यहाँ पर नहीं बताएंगे, वही बताएंगे अध्यक्ष जो कि आपकी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो कौन कौन से हैं? पहला है ये पर्ण्याध्यक्ष, ठीक है, ये व्यापार वाणिज्य का अधिकारी था, उससे संबंधित था। सूनाध्यक्ष ये बूचड़खाना का अधिकारी था। सीताध्यक्ष ये राजकीय भूमि का अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा टकसाल का अधिकारी था। लवणाध्यक्ष ये नमक का अधिकारी था, ठीक है। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अधिकारी था। आंकड़ाध्यक्ष ये खान विभाग का अधिकारी था। और पौतवाध्यक्ष ये माप तौल विभाग का प्रमुख अधिकारी था, ठीक है। इसके अलावा ऐसे 26 अधिकारी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उनके नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, आप याद भी नहीं कर पाएंगे और कोई मतलब भी नहीं है। ये प्रमुख है, इनको आपको याद करना होगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब जाकर के आपकी यहाँ पर पूरी केंद्रीय व्यवस्था हो जाती है समाप्त, ठीक है। तो यहां से लेकर के कितनी व्यवस्था है? ये मंत्री परिषद के सदस्य हो गए और उनकी सहायता के लिए ये अध्यक्ष हो गए, यूं कहें आज के वर्तमान में उप मंत्री या फिर राज्य मंत्री हो गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आपकी प्रांतीय शासन पर, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। प्रांत, इनको राज्य भी कहते हैं, इसके प्रमुख अधिकारी को कुमार या आर्यपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, जब मौर्य साम्राज्य का शासक या राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उसने अपनी शासन व्यवस्था के लिए, ठीक है, क्या किया था कि पूरे अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अशोक का शासन आया तो उसने क्या किया कि इनको 5 प्रांतों में विभाजित किया, यानी पूरे साम्राज्य को, पूरे मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया और इन प्रांतों को चक्र के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। क्यों? क्योंकि प्रशासन की सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि प्रशासन व्यवस्था को आसानी से सुगम तरीके से चलाया जा सके, इसलिए उसने पूरे अपने साम्राज्य को या कहें पूरे भारत देश को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। और इन प्रांतों को चक्र के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। लेकिन अशोक के समय में, अशोक का शासनकाल आया तो इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी, ठीक है। संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 थी, अशोक के समय में 5 हो गई, ठीक है। हम पांचों के नाम जान लेते हैं। ये है प्रांत
और ये है इनकी राजधानियां, ठीक है। तो उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी, ठीक है। दक्षिणापद की कहाँ थी? सुवर्णगिरी थी। प्राची की यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। और कलिंग की राजधानी थी तोसली, ठीक है। ये जो है थे अशोक के समय में 5 प्रांत थे जिनकी राजधानी ये है, ठीक है। तो यहीं से बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है कि जो है किस प्रांत की राजधानी कहां पर थी। कभी कभी ये मिलान करने को भी दे दिया जाता है, तो याद कर लीजिएगा कि ये प्रांत है और ये इनकी हैं राजधानियां, ठीक है। तो बस प्रांतीय प्रशासन इतना ही है कि याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये 4 प्रांतों में विभाजित था और अशोक के समय में ये था 5 प्रांतों में विभाजित हो गया था, जो कि 5 प्रांत इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब हम अंत में देख लेते हैं कि नगर प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से वहां पर प्रचलन में थी, ठीक है। तो मेगस्थ नीच ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है इंडिका। ये परीक्षा में बार पूछा भी जाता है। इस मेगस्थ नीच की इंडिका में ही नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का वर्णन कहाँ मिलता है? मेगस्थ नीच की इंडिका में ही इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और इस नगर के प्रशासन को चलाने के लिए कुल मिलाकर के 6 समितियां हुआ करती थी, ठीक। कितनी? 6 समितियां हुआ करती थी जो कि नगर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी थी, ठीक। और इस प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। कितने समितियां कितनी थी? 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सदस्य कितने हो गए? 30 सदस्य हो गए, ठीक है। यानी कि 30 सदस्य मिलकर के पूरे नगर प्रशासन को चलाया करते थे, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रमुख अधिकारी थे, जो समिति है ये जो 30 अधिकारी हो गए, इसमें जो प्रमुख अधिकारी थे उनके हम आपको नाम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोनोमोई, ठीक है, ये नगर का प्रमुख अधिकारी हुआ करता है। जो मैंने 3 यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, एस्ट्रोनोमोई, एग्रोनोमोई और रूपदर्शक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे 300 नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ 3 नाम बताएंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एस्ट्रोनोमोई ये नगर का प्रमुख अधिकारी था। एग्रोनोमोई ये जिले व सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और रूपदर्शक ये सिक्कों की जांच करने वाला था, ठीक है। यानी कि जो यहाँ से मुद्रा टकसाल से सिक्के बनते थे तो वो उसकी रूपदर्शक जांच करता था कि जो सिक्के या जो भी बनाए गए चीजें बनाई गई हैं, ठीक है, रुपए बनाए गए हैं, वो वास्तव में असली हैं या ऐसी नकली छाप दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रूपदर्शक सिक्कों की जांच पड़ताल करने वाला अधिकारी था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रशासन को आज मैंने शामिल किया भाग 1 में। भाग 2 में हम आपको आर्थिक, सामाजिक न्याय, सैन्य प्रशासन और मौर्य साम्राज्य की कला के बारे में आपको परिचित हम कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करिए कि भाग 2 में इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।